हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 2022 के पेपर एनालिसिस पर। मतलब आज हम बात करेंगे कि 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में। ठीक है, तो 2022 का भी एग्ज़ाम कंटिन्यू चल रहा है और 18 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस है उस पर आज हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर एनालिसिस पर, और तारीख है 18 अक्टूबर। ठीक है, तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चंस, और वैसे भी पूछ लेता है भारत के नृत्य लोकनाट्य से वगैरह क्वेश्चंस। तो आज था सेला नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सेला नृत्य छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति का प्रमुख आदिवासी नृत्य है, जो फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है, या फसल कटाई के बाद सेला नृत्य जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, तो सेला छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति का प्रमुख आदिवासी नृत्य है। अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना हो तो आप मध्य प्रदेश भी लगा सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ 2000 के पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन थे। बहुत बार बच्चों को याद होगा या फिर उन्होंने पढ़ा होगा। तो ये आएगा कि मई 2014 से नितिन गडकरी जो हैं ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के महामंत्री है, या 2014 से नितिन गडकरी भारत सरकार में सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो ध्यान रखना नितिन गडकरी जी का, ये अभी प्रेजेंट में भी सड़क परिवहन मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मलयालम के नव वर्ष में किस देवता की पूजा की जाती है। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मलयालम के नव वर्ष में किस देवता की पूजा की जाती है। तो 2-3 फैक्ट याद रखना इसके बारे में। इसे विशु पर्व भी कहते हैं, विशु पर्व मनाते हैं। ठीक है, मलयालम या केरल की बात कर रहा हूँ मैं, तो विशु पर्व मनाते हैं। तथा भगवान विष्णु और उनके 8वें अवतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। फ्रेंड, कहीं कहीं बुक्स में डायरेक्ट श्री कृष्ण भी लिखा होता है, लेकिन आप तीनों फैक्ट याद रखना कि मलयालम में केरल में विशु पर्व मनाते हैं तथा भगवान विष्णु और उनके 8वें अवतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। जो ऑप्शन में हो उसको आप टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि सिंधु सभ्यता में किस जगह पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चंस पूछ लेता है, और आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछ लिया है। ठीक है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, यहाँ पर ऑप्शन में आएगा कालीबंगा से। ठीक है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा, जो कि प्रेजेंट में राजस्थान में है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका रहेगा हमारा कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि सोनालिका किस फसल की किस्में हैं। ठीक है, सोनालिका किस फसल की किस्में है ना, मतलब किस फसल की किस्म या फिर वैरायटी की बात कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गेहूं की किस्म है। तो जो बच्चे नए हैं ध्यान से देख लीजिएगा, सोनालिका जो है गेहूं की नई किस्म है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। तो गेहूं की उन्नत किस्म जो देरी से बुआई के लिए श्रेष्ठ है, सोनालिका गेहूं की यह किस्म 110 दिनों में, ठीक है, 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती। कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तथा गेहूं की यह किस्म देरी से बुआई के लिए उचित है तथा इसकी पैदावार 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। मतलब इसका जो प्रोडक्शन होता है वो 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है, और 110 दिनों में यह फसल पककर तैयार हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला था, पूछा था क्वेश्चन फ्रेंड
कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ध्यान से सुनिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चंस, क्योंकि अभी प्रेजेंट का ही बताता है हर जगह, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग में स्वर्ण सिंह ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो पहले स्वर्ण सिंह ने 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तथा अभी प्रेजेंट में इनकी संख्या 11 है। तो ये अभी का इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अभी प्रेजेंट में 11 है मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। कल भी खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था 17 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से क्वेश्चंस पूछा था। तो 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 भारतीय खिलाड़ियों को यह दिया गया। अब फ्रेंड, 12 भारतीय खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, तो कुछ फैक्ट भी आपको इसके बारे में याद रखना है कि किस किस व्यक्ति को यह पुरस्कार मिला, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो अब हम लाइन से देखते हैं एक एक करके। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा को मिला, जो कि क्या है, एथलेटिक्स। रवि कुमार है जो कि कुश्ती के। लवलीना बोरगोहेन जो है उनको मुक्केबाजी के लिए मिला। PR श्रीजेश हॉकी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, बहुत बार RRB ग्रुप डी में क्वेश्चंस पूछा था PR श्रीजेश से, तो इनको हॉकी के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। अवनी लेखरा, ये भी क्वेश्चंस पूछा था पैरा शूटिंग के लिए। सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रमोद भगत, इनको पैरा बैडमिंटन के लिए मिला था। और हम नीचे बात करेंगे, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन के लिए मिला, तथा मनीष नरवाल पैरा शूटिंग के लिए मिला। मिताली राज, जो कि फेमस नाम है क्रिकेट का, तो मिताली राज को क्रिकेट के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। और सुनील छेत्री को फुटबॉल के लिए मिला, तथा मनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, और कौन कौन सी फील्ड में है ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन है कि रेपो रेट किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देता है। मतलब रेपो रेट वह दर या वह रेट होती है जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देता है। मतलब जितनी भी बैंक है ना, उन बैंकों को RBI कर्ज देता है, तथा बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। जैसे हम आम इंसान बैंक से जाके लोन लेते हैं, तो RBI जो है बैंकों को कर्ज देता है, तथा बैंक इस कर्ज को ग्राहकों को ऋण देते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसमें आगे एक चीज़ और ऐड होगी कि रेपो रेट कम होने से मतलब कि बैंक से मिलने वाला कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाते हैं। अगर रेपो रेट कम हो जाती है तो बैंकों से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा लोन में छूट मिलेगी, जैसे कि होम लोन्स, व्हीकल लोन्स आदि। तो ध्यान रखना। ठीक है, तो RBI बैंकों को कर्ज देता है, तथा बैंक फिर आम इंसान को ऋण देते हैं। और रेपो रेट कम होने से बैंकों से मिलने वाली कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाते हैं, जिसमें हमको भारी छूट मिलती है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखने। कल भी एक क्वेश्चंस पूछा था, आज भी क्वेश्चंस पूछा है फुल फॉर्म से। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा स्कीम। ठीक है, मुद्रा स्कीम का फुल फॉर्म पूछा था, तो ध्यान से सुनिएगा। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो मुद्रा जो है इसका पूरा ये नाम क्या रहेगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये मुद्रा स्कीम का फुल फॉर्म है। तो ये भी आज एग्जाम में आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखते हैं अगला कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में हुई थी। गदर पार्टी का जन्म जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ उखाड़ने के उद्देश्य से हुआ था। मतलब गदर पार्टी की जो स्थापना कब हुई थी, 1913 को हुई थी। ठीक है,
तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से, तथा गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाकना थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो सरदार सोहन सिंह भाकना थे। तो ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा था इलेक्शन से, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा है, लोकसभा की 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चंस तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में आपको, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे इसमें। तो उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव जो हुआ था वह 7 चरणों में हुआ था, और इसकी डेट थी 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। तो उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव की बात कर रहा है तो 7 चरणों में हुआ था, और तारीख थी 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 के बीच में। अगला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की इन MS वर्ड? तो जो कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की वो किस यूज के लिए रहती है? तो रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए यूज के लिए रहती है। ठीक है, तो फ्रेंड ये रहा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर एनालिसिस, मतलब किस टाइप के GK GS के क्वेश्चंस पूछे थे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 18 अक्टूबर की शिफ्टों में। तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स को फटाफट शेयर कर दीजिए। आशीष सर आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, और ये बात करी हमने 18 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, उसके क्वेश्चंस हम उसका पेपर एनालिसिस हमने देख लिया है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए आशीष सर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।